Hello and welcome to the Jigyasu online classes. So I am Shivam Sahani. तो आज अकाउंट्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है? देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक बिल होता है जो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा हुआ है दैट इज साइंड बाय द मेकर. और साइंड यानी मेकर मतलब जो बना रहा है, और बनाने के बाद वो क्या करेगा? द पर्सन टू whom ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, उन्हें क्या करेगा? बिल उनसे भी साइन करवाएगा, जिससे ये कंफर्म हो गया कि द पर्सन हु साइंस अ बिल हैज टू पे द बिल. तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन negotiable instrument, is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only to a certain person. अगर उस बिल में किसी का नाम लिखा है तो उसे भी दिया जाएगा, नहीं तो किसे दिया जाएगा? the person who is here with the bill, जो बिल लेके आएगा उसे दिया जाएगा, तो bearer of the bill. इसके अंदर चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज टर्म ऑफ बिल. बिल बनाया क्यों जाता है? बिल में क्या डेट डाली जाएगी? बिल की ड्यू डेट क्या होती है? डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, ये चार चीजें हमें समझनी चाहिए. देखिए, जब भी एक बिल बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है? चार चीजें मेंशन करी जाती है. और बिल बनाया भी क्यों जाता है? पहली बात तो ये, बिल बनाया इसलिए जाता है क्योंकि जिन डेटर्स का टाइम कंफर्म नहीं होता, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उन डेटर्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं और वो हमें पैसे देंगे पर बाद में देंगे. तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि हमें इतने टाइम के अंदर हमारी पेमेंट मिल जाए, हमें क्या करना पड़ता है? बिल लिखना पड़ता है. बिल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा. क्यों? क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके अंदर ये डेट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें इस तारीख तक पेमेंट चाहिए ही चाहिए. तो उसके लिए चार चीजें हम मेंशन करते हैं फॉर टर्म ऑफ बिल, कि कितने मंथ्स के अंदर हमें पेमेंट चाहिए ही चाहिए. इट कैन बी 1 मंथ, इट कैन बी 2 मंथ, अकॉर्डिंगली. डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है? 2 महीने, जैसे आज बिल लिखा तो 2 महीने बाद जब आपकी ड्यू डेट अराइज होगी. और ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट होती है डेट ऑफ मैच्योरिटी प्लस डेज ऑफ ग्रेस. देखिए, ये लॉ है और हमें डेज ऑफ ग्रेस डेट ऑफ मैच्योरिटी में ऐड करने होते हैं. डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं हमारे पास? 3 डेज. ठीक. और ड्यू डेट जिस दिन पेमेंट होनी ही होनी है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया आप लोगों को क्या होता है? अब आगे चलते हैं. अब हमें समझना है कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है. तो जो ड्यू डेट होती है उसको कैलकुलेट करने का क्या पैटर्न है? तो देखिए, बिल इज ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2013. जिस दिन बिल लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड द बिल ड्रॉन डेट. उसे हम कहते हैं बिल ड्रॉन डेट. तो बिल ड्रॉन डेट 1 जनवरी 2013 को बिल ड्रॉ हुआ फॉर 3 मंथ्स. अब आप कैसे 3 मंथ्स कैलकुलेट करोगे? देखिए, तो 1 जनवरी से अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 जनवरी से 1 फेब तक ये 1 मंथ हो गया आपका. 1 फेब से 1 मार्च तक 2nd मंथ हो गया आपका. और 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 3rd मंथ हो गया. 1, 2 और 3rd 3 मंथ कंप्लीट. यानी 1 अप्रैल आ रही है डेट ऑफ मैच्योरिटी. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस. दैट वुड बी इक्वल टू 4th ऑफ अप्रैल. तो क्या बन जाएगा ये? 4th ऑफ अप्रैल. तो इस बिल को अगर आप ड्रॉ करते हैं 1 जनवरी 2030 को 3 मंथ्स के लिए, तो आपकी जो डेट निकल के आएगी दैट वुड बी 4th अप्रैल. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा समझने के लिए. तो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2014 को आपने बिल लिखा फॉर 2 मंथ्स. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक
1 मंथ 1 मई से लेके 1 जून तक, 2nd मंथ, और 2nd मंथ कंप्लीट होने के बाद प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो हमारी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 4th जून। तो अब हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारा जो ड्यू डेट है वो कैसे कैलकुलेट होती है। अब देखिए, बिल जो मेकर है, बिल मेकर, द पर्सन हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड अ ड्रॉअर। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल दैट आई विल पे, जो तैयार होता है कि हाँ मैं पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉई। एंड द पर्सन टू whom द बिल इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड पेई। देखिए ये तीनों हैं कौन? एक बिल ऑफ एक्सचेंज के कई सारे यूजेस हो सकते हैं। तो जब बिल बनता है तो वो बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। हालांकि हम क्रेडिट सेल का एक ऑप्शन हमने अभी तक देखा है कि बहुत फायदेमंद रहा है लोगों के लिए, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बिल भी बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही रेगुलर यूजेस में, बिजनेस में यूज करी जाती है। तो ड्रॉअर कौन होता है? द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल। बिल कौन ड्रॉ करेगा? जो गुड सेल करेगा। और ड्रॉई कौन है? द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल। ये कौन होता है? जो गुड्स खरीदता है। और पेई कौन होता है? द पर्सन टू whom द बिल इज ट्रांसफर्ड। इसके बारे में अभी समझते हैं, पहले ये दोनों समझ लेते हैं। ड्रॉअर गुड्स जब सोल्ड करता है तो क्या एंट्री पास करता है? ड्रॉई यानी कि जो भी पर्सन जिन्हें वो सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ड्रॉई अपनी बुक्स में जब गुड्स परचेज करेगा तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। सेकंड, फॉर मेकिंग और ड्रॉइंग अ बिल। अब देखिए बिल ड्रॉ करा जा रहा है, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? समझने वाली बात है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड हमने अभी तक सुना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें यह बताता है कि द पर्सन हैज टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन दिस डेट। अब देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ही रहेगा, लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है तो जो ड्रॉअर होता है वो किस नाम से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, और जो ड्रॉई है वो किस नाम से, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब ड्रॉई इज अ पर्सन जिसे पैसे मिलने हैं। तो जब उन्हें पैसे मिलेंगे तो यानी उनके लिए क्या हो गया? ये बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल बन गया। तो फॉर ड्रॉइंग अ बिल एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। अब डेटर्स बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश, क्या बचा है हमारे पास? सिर्फ बिल रिसीवेबल, बिकॉज ही विल पे फॉर द बिल। अब जो बिल लेके जाएगा ड्रॉई के पास, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ड्रॉई अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल, अब इन्होंने तो बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया, अब ये क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिल्स पेएबल, क्योंकि इन्हें क्या करना है? बिल पे करना है। तो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये बहुत ही दो ऐसी इंपॉर्टेंट एंट्री हैं जो आप देखिए कि रिकॉर्ड हर केस में होंगी। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप ये रिकॉर्ड होगी ही होगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर रिसीविंग द पेमेंट क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये पे करने की एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब देखिए जो बिल बना, इस 4 सिचुएशन में से हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आपके लिए ला के रखा है। ड्यू डेट भी कैलकुलेट करना आपको सिखाया, और भी सीखेंगे हम। आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा, हम सीखेंगे 4 सिचुएशंस ऑफ यूजिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहली होती है व्हेन बिल रिटेन्ड बाय द मेकर टिल इट्स मैच्योरिटी। अगर जिसने बिल बनाया उसने बिल अपने पास ही रखा, किसी को नहीं दिया। दूसरी सिचुएशन आती है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो अगर बिल बैंक से डिस्काउंट, हाँ जी हाँ बिल्कुल, बैंक आपको ये अथॉरिटी देता है, ये प्रिविलेज देता है कि आप इस बिल को उनके पास लाइए और वो आपको डिस्काउंट करके देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको, देखिए सपोज करिए आपने एक इंसान से, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को गुड सोल्ड करे 2 लाख रुपीज की। अब 2 लाख रुपीज के गुड सोल्ड होने के बाद क्या हुआ कि जो पैसे थे वो मिलने थे 2 महीने बाद।
अब 2 महीने बाद पैसे मिलने हैं, अब इनको पड़ गई पैसे की जरूरत, अब ये क्या करें? तो ये ऑप्शन है इनके पास कि ये और भी यूजेस कर सकते हैं, या तो जिनसे पैसे देने हैं, पैसे की जरूरत पड़ गई, जिन्हें पैसे देने हैं, ड्रॉअर को जिन्हें पैसे देने हैं वो उन्हें ये बिल दे दे, या फिर क्या करे, बैंक के पास चला जाए और बैंक से बोले कि सर आप ये बिल रख लो और मेरे को पैसे दे दो, जब ड्यू डेट आएगी आप ये बिल उनसे कैश करा लेना, आप जाके उनसे पेमेंट रिसीव कर लेना। तो बैंक की अथॉरिटी देता है हाँ जी ऐसा हो सकता है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब आपने बिल अपना बैंक को दे दिया, बैंक पैसे रिसीव करेगा। तो बैंक की सिचुएशन में क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी परसेंटेज काट के बाकी पैसा आपको दे देता है, आपका भी काम हो जाता है। अब बिल इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, अब सपोज करिए क्रेडिटर था, आपको उसे पेमेंट देनी थी, आपके पास कैश नहीं था पर आपके बिल पड़ा था, वो रेडी हो गया, आपने उसे बोला कि देखो मेरे पैसे नहीं है पर मेरे पास इतने टाइम बाद आएंगे, तो बोला कैसे आएंगे, बोले जी एक बिल पड़ा है इसके पैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बिल मुझे दे दो, मैं उनसे जाके पैसे ले लूंगा। ऐसे भी हो सकता है एक, क्योंकि पेई को जो ड्रॉई है उन्हें सिर्फ किस बात के लिए पैसे देने हैं, जो बिल पेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएगा, कोई भी लेके आए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। तो एंडोर्स टू अ क्रेडिटर भी सिचुएशन समझ में आ गई। बिल इज सेंट टू अ बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ये सिचुएशन है कि जब हम बैंक को एज एन एजेंट अपॉइंट करते हैं और बैंक से कहते हैं कि हमारी जगह पे आप बिल कलेक्ट कर लीजिए बिकॉज हम ड्यू डेट पे शायद अवेलेबल नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे ये 4 सिचुएशन अराइज होती है। देखिए इसके साथ साथ करीब 50% चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक बात जो रह गई थी मैं बता देता हूँ, पेई, पेई इज अ पर्सन टू whom the bill is transferred। तो जो हमने लास्ट 4 सिचुएशंस पढ़ी हैं, यहाँ पेई क्या हो गया, बैंक, यहाँ पे पेई कौन हो गया, क्रेडिटर, और यहाँ पे पेई फिर से वही बैंक, पर्सन हु कलेक्ट्स अ पेमेंट, तो अल्टीमेटली हम ही हो गए यहाँ पे भी, क्योंकि वो हमारे लिए ही तो पैसा कलेक्ट करने जा रहा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत सिंपल, ठीक है। थैंक यू, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।